पीटर डिवाई वो समवन जिन्होंने केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आया है। यानी कि अगर ये ना होते तो मे बी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, श्रोडिंगर इक्वेशन के आगे कुछ ज़्यादा हम बढ़ नहीं पाते। यानी कि यहाँ तक तो हम पहुंच जाते, यानी कि पोलराइजेशन तक तो सोच रखा था किसी ने, बट इतनी आगे डाइपोल जैसी कोई चीज़ जो होती है उसके बारे में सोचना भी एक अलग चीज़ थी। एंड इन्होंने वो चीज़ करके दिखाई एंड इनको उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। एंड इन्होंने उसको मैथमेटिकली तक दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ डिफाइन करी जा सकती है। एंड थ्योरेटिकली आप समझ सकते हो इसको, लाइक ऑन पेपर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। एंड बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है इसमें। बट वही है कि उस चीज़ को इन्होंने पेपर पे लाइक अपन को समझने के लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में आसान बना दिया। वो इनका काफ़ी उस चीज़ में काफ़ी बड़ा हाथ था कि इन्होंने लाइक एक मैथमेटिकल चीज़ को अपने लिए वैसा बना दिया कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं डाइपोल मूवमेंट की तरफ से। यानी कि डाइपोल मूवमेंट को इन्होंने पेपर पे समझा दिया जिन्होंने मैथ्स भी नहीं आता उन लोगों के लिए। तो लाइक इतना लाइक उस लेवल का जो ब्रेन था पीटर डिवाई, इन्होंने जो अपना डेवलप कर रखा था बहुत ही तगड़े तरीके से। लाइक अगर हम देखें तो श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद इनकी इक्वेशन जो है या इनका जो भी इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है केमिस्ट्री में वो बहुत बड़ी चीज कंट्रीब्यूट करी है इन्होंने। लाइक एक नॉर्मल साइंटिस्ट से बहुत बहुत ज्यादा ऊपर की चीजें इन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखी है। अगर ये ना होते तो आप सोच सकते हो हम पोलराइजेशन पे अटके होते, पहली बात। दूसरी बात, हम एक्सरेज नहीं कर पाते। हाँ जी, एक्सरे जो होते हैं ना, एक्सरे जो होते हैं, लाइक अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा तो उसको पता होगा एक्सरे कराया जाता है। तो एक्सरेज अगर पीटर डिवाई का बहुत बड़ा इस पे योगदान है जो उन्होंने एक्सरेज पर काफी काम कर रखा है। एंड इन्होंने मैक्स प्लैंक थ्योरी जो है, मैक्स प्लैंक थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी फिजिक्स में, मे बी 11th क्लास में शुरुआत में आती है बहुत ज्यादा। इन्होंने उसको एक्सटेंड कर रखा है बहुत ज्यादा आगे। तो ये फिजिसिस्ट भी काफी अच्छे थे एंड केमिस्ट्री में तो इन्हें नोबेल प्राइज दिया ही गया था। एंड ये एक ही कारण के लिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने पोलराइजेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा था। एंड हमें जैसे दिखाया जाता है ना कि ये लाइक अगर आप एनसीईआरटी खोलते हो ना, तो एनसीईआरटी में यहाँ पे लिख रखा होता है कि ऐसे ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, और यहाँ पे छोटी सी उस इंसान की फोटो बनाई होती है और ये लिखा होता है इसने ऐसा करा, इसने ये करा। बट आप अगर किसी बंदे के बारे में सुनते हो कि इसने ऐसा कर रखा था तो वो अंदर से एस्पिरेशन आती है कि वाह यार इसने बहुत तगड़ी चीज़ कर रखी थी एंड मे बी हम भी कभी ऐसा कुछ कर पाए। तो यही दिक्कत लगती है मेरे को तो हमारी बुक्स में कि ये लोग बताते नहीं है कि इस बंदे ने इस चीज़ को डिस्कवर किया या इस बंदे ने ये भी कर रखा है, तो बच्चे उससे एस्पिरेशन ले ही सकते हैं। बट वही है कि क्या ही कर सकते हैं उस चीज़ में। तो इन्होंने लाइक एक चीज़ को एक्सप्लेन करा कि इन्होंने चार्ज रॉड ली, चार्ज रॉड। अभी चार्ज रॉड क्यों इन्होंने कहाँ से पकड़ के लेके आए वो छोड़ो, मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो निकाली जाती हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इनको कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो एक्सपेरिमेंट करते करते उनको लगा कि कुछ क्लिक हुआ कि डैम ये कुछ अलग ही हो गया। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो आप कहते हो ना कि साइंटिस्ट लोगों ने कि एक्सेप्शंस बना रखी है कि ये एक्सेप्ट है, इसको भी एक्सेप्शन है, इसको भी एक्सेप्शन बना दो। तो वो एक्सेप्शन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, फिर भी उनको उसका आंसर नहीं मिला तो उसको हमने एक्सेप्शन का नाम दे दिया। आपको अगर लग रहा होगा ना कि एक्सेप्शन पे काम नहीं करते लोग, एक्सेप्शंस पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं कि इस एक्सेप्शन को कैसे ख़त्म करा जाए। तो वो एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन को पीटर डिवाई ने ख़त्म करा था अपना डाइपोल मूवमेंट वाला थ्योरी वगैरह ला के। एंड बहुत ही अच्छी थ्योरी है इनकी एंड तुम्हें सुन के भी मज़ा आएगा एंड जब तुम बनाओगे इनको ऑन पेपर तुम्हें और मज़ा आएगा। तो चार्ज रॉड यानी कि ये चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इन्होंने क्या करा कि ऊपर से H2O को फ्लो कराया। H2O यानी कि पानी का आपको पता है ना, उसके पास एक डेल्टा पॉजिटिव होता है, एक डेल्टा नेगेटिव होता है। याद करो हमने काफ़ी टाइम पहले करा था, ये 3 लेक्चर हो गए होंगे आई थिंक सो। तो
क्या हो रहा था, H2O जो था, H2O वो फ्लो तो लाइक सीधा ही हो रहा था, बट कुछ कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स थे जो रॉड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे रॉड की तरफ। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मे बी, क्योंकि चार्जेस है ना, पानी पे भी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव तो है ही, मैंने आपको समझाया कैसे है। तो उन्होंने कहा कि ओके, इतना तो हमें समझ आता है। फिर उन्होंने कुछ और चीज़ों को फ्लो करा के देखा। फॉर एग्जाम्पल CCl4, तो उन्होंने देखा कि CCl4 तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो लाइक डायरेक्ट सीधा जा रहा है नीचे, कोई उसको रॉड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लाइक डायरेक्टली वो हो रहा है उसका काम। तो क्या ऐसी क्या चीज थी वाटर में, या कुछ और भी कुछ थे लिक्विड्स जिनमें कि ये लोग डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। तो अब लाइक ये जब आती है थ्योरी, तो हर जगह वही हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो अब साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज बन गई थी कि इस चीज को ढूंढा जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहली बात वो कह सकते हैं कि वाटर एक एक्सेप्शन है, बट बहुत सारे लिक्विड्स इस चीज को फॉलो कर रहे थे और बहुत सारे नहीं भी कर रहे थे। तो पीटर डिवाय ने इसको बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज करा एंड इसको लाइक कोर फंडामेंटल चीजें जो थी उनको निकाल के उनको अच्छे से समझाया कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। एंड उनका लाइक बहुत ही ज्यादा हम समझ सकते हैं कि उनके कारण बहुत सारी चीजें हम डिस्कवर कर पाए हैं उनके बाद। ये मेरे सामने जो इक्वेशन लिख रखी है, ये डाइपोल मूवमेंट की इक्वेशन है। आपको समझ आएगा डाइपोल मूवमेंट क्या है, बट हाँ इसको हम म्यू कहते हैं, म्यू ये कुछ एम की जैसा होता है, ऐसे कुछ होता है, एम होता है ना, एम की तरह ही होता है, बट हाँ इसको हम ऐसे भी डाल देते हैं यू की तरह, या ऐसे थोड़ा गोल सा, और कुछ ऐसे भी डालते हैं। आप तुम्हारी मर्जी, बस तुम्हें समझ आना चाहिए कि मैंने म्यू लिख रखा है। तो देखते हैं कैसे ये चीजें हो रही थी। तो फिर हाँ यहाँ पे आओ, तो रॉड थी, रॉड पे से हम फ्लो करा रहे थे, कुछ वाटर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ सीधे गिर रहे थे। तो समझा गया कि कुछ डाइपोल जैसी कोई चीज है। डाइपोल यानी कि जो रॉड है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो यानी कि वाटर में कुछ ऐसा है कि जो उधर जाना चाहता है। तो इस चीज को समझाया नहीं जा सकता था, लाइक इसको समझाना लाइक बहुत डिफिकल्ट काम था। बट जब आप वाटर का बनाते हो मॉलिक्यूल, कैसा बनता है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एंड जो एक और अपना हाइड्रोजन है इसके ऊपर भी एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता होगा इसके बारे में। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, पहली बात कि ऑक्सीजन जो है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, इतना तो आपको पता होगा। तो फिर हमारे पास अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि H2O या और कुछ लिक्विड्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे थे। एंड कुछ थे फॉर एग्जांपल CCl4, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, तो उनका क्या कारण था कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। एंड इसका एक कारण दिया गया कि ये डाइपोल मूवमेंट के कारण होता है। डाइपोल मूवमेंट अभी तुम समझ जाओगे, जैसे जैसे करेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा डाइपोल मूवमेंट क्या है। बट उन्होंने कहा कि डाइपोल मूवमेंट एक ऐसी चीज है जो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल को फ्लो करा रही है, एंड फ्लो उसकी मर्जी है, उस डाइपोल मूवमेंट की मर्जी है, वो उसको कहीं भी लाइक टर्न कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रॉड थी, तो रॉड कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर रही थी और कुछ को नहीं। तो यानी कि H2O या जो जो चीजें अट्रैक्ट हो रही थी, उनका मतलब उनमें कुछ वैसी चीज थी जो अट्रैक्ट होना चाहती थी। पर वो तो ठीक है, हम मान लेते हैं H2O अट्रैक्ट होता है, पर वो उनका क्या, जो लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे उनमें तो वो चार्जेस ज्यादा थे फिर भी। फॉर एग्जाम्पल CCl4 अगर आप बनाते हो, Cl ऐसे कुछ बनता है। CCl4 कुछ इस तरीके से बनता है, और Cl भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींचेगा अपनी तरफ, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके पास भी पार्शियल नेगेटिव है, इसके पास भी पार्शियल नेगेटिव है, इसके पास भी है, इसके पास थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव है।
पर ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, ये लाइक डायरेक्टली सीधा फ्लो हो जा रहा था। तो यहां पे हमारी गाड़ी फंस जाती है कि अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर दिया जाए। तो यहां आते हैं पीटर डेबाय एंड वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसको डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास C2 क्या क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे C2 एंड H4Cl C2H3Cl लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इनका बॉन्ड बन रखा है, तो लाइक ये एक रैंडम बनाया है मैंने, रैंडम बना लिया पूरी तरह से। तो जो Cl है इसका इन्होंने इसका एक्सप्लेन करा कि इसकी मूवमेंट हो रही है, इसकी मूवमेंट हो रही है, ज्यादा हो रही है। यानी कि ये इसका मूवमेंट को उन्होंने एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करा कि जहां पे इसका एरो का फेस है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहां पे इसकी टेल है वहां पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बस तुम समझते जाओ, सुनते जाओ बस। तो इस एरो से उन्होंने ये रिप्रेजेंट करा। एंड CH का ना कुछ खास बनता नहीं है। तो CH का अगर तुम देखो भी ना तो CH की तरफ H की तरफ C की तरफ ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वैसे ही इस साइड को जाते हैं तो C की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और अगर तुम यहाँ पे बनाते हो एक एरो तो C और H के बीच में इधर से की साइड ही बनेगा। तो ये देखो एक एरो यहां से यहां जा रहा है, एक एरो यहां से यहां जा रहा है। तो इस एरो ने इस एरो को कैंसिल कर दिया। यानी कि इतनी फोर्स इधर से इधर लग रही थी, उस इतनी फोर्स ने इसने यहां से इसको कैंसिल कर दिया। इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं, आपको सही से समझ आएगा। अभी ये तो येलो ही उठा लिया मैंने। ओके जी, चलिए ये जो एरो है इस वाले एरो ने इस वाले एरो को, क्योंकि सेम थे ना CH और CH के एरो थे, तो उन्होंने दोनों को ही सेम तरीके से कैंसिल कर दिया। एरो कैसे बना रहा हूं मैं, एक एरो ऐसे डिफाइन कर रहा हूं जहां पे यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एंड यहाँ पे इसकी टेल है और टेल पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट्स इट। और ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैंसिल आउट कर रही है। तो अगर मैं इसका कहूँ ना कि इसका म्यू ढूंढो, उन्होंने ये फॉर एग्जांपल ये देखो म्यू जो था, म्यू की इतनी बड़ी इक्वेशन बन रही थी, बट उन्होंने म्यू को काफी कंसाइज वे में बता दिया कि म्यू को आप कैसे देख सकते हो कि अगर ये लोग एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये जस्ट एक तुक्का है, ये कुछ और नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं मतलब कि म्यू जो है वो 0 के बराबर है। हाँ जी, म्यू 0 के बराबर है, समझ गए होगे आई होप सो। बट वेयर हैज आप यहाँ पे देखो, आप इस वाले को चेक करो, यहाँ पे CCl जो है ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे इस साइड को ज्यादा आ रहा है, इस साइड को आप देख रहे हो ना। तो यानी कि इसका म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। हम बस यही बात करते हैं, हमारी स्टडी जो है 12th क्लास की, उसमें हम 12th और 11th दोनों की, तो इसमें हम सिर्फ यही बात करते हैं कि म्यू 0 है या म्यू 0 नहीं है, बस दैट्स इट। इसके अलावा हम इस जो फॉर्मूला है ना इसकी कोई बात नहीं करते, क्योंकि ये काफी लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड उतना हमारे लिए अभी है नहीं कि हम सॉल्व कर पाए अभी उस चीज को। तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई काफी समझा दिया मैंने, तो इस पे तो कुछ बहस करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो तुम, पिछले वाला वही सेम उठाया मैंने, तो आप एक साइड को देखो, इस वाली को साइड को देखो जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो ये है CH2 को चेक करो तुम। मैंने यहाँ पे एरोज जो है वो गलत बना रखे हैं, क्या ही कर दिया मैंने। हाँ, एरोज कुछ इस तरीके से बनेंगे एंड इसका एरो कुछ इस तरीके बनेगा, क्योंकि हमें तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है ना। तो इस एरो ने एक एरो ने दूसरे एरो को कैंसिल कर दिया। आप ऐसे देख लो, इस एरो ने इस वाले को कैंसिल कर दिया, क्योंकि सेम फोर्सेस लग रही थी। एक लड़का यहाँ से 2 यूनिट की फोर्स लगा रहा है, एक लड़का 2 यूनिट की फोर्स लगा रहा है। ये चीज कितने की मूव करेगी, 0 की मूव करेगी। तो बस हमने कह दिया कि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। बस हमको यही क्वेश्चन आ सकता है कि इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, या डाइपोल मूवमेंट तुम फाइंड करो। बस थोड़ा बहुत आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। बट हाँ, डाइपोल की चीज क्लियर होनी चाहिए हमें। वेयर एज आप यहाँ पे देखो, ये नॉन सिमेट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक था, इधर से भी उतनी फोर्स, इतनी सी भी उधर फोर्स। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिक थी, वेयर एज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे Cl
जो है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वेयर एज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। एंड आई थिंक मैंने ये भी एरो गलत बना रखा है, क्यों बनाया मैंने ये सब चीजें, तो भी इधर करो। हाँ, तो आप देखो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ये यहाँ पे पुश कर रहा है और ये भी यहाँ पे पुश कर रहा है, यानी कि दो एरोस एक ही जगह पे पुश कर रहे हैं। तो कोई चीज जीरो की कैसे हो सकती है? ये कुछ फोर्स लगाएगा, ये कुछ फोर्स लगाएगा, तो जीरो तो होगी नहीं। तो नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप ऐसे देखते हैं चीजों को। अब आप यहाँ पे देखो, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ वेक्टर का हेड पॉइंटेड होता है, समझ गए होगे आप। तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन को क्लाउड की तरह सोचना आना चाहिए, जो कि आपको मेरे पिछले लेक्चर को देख देख के आ गया होगा। ज्यादातर लोग को आ गया होगा इलेक्ट्रॉन को क्लाउड की तरह सोचना। तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो व्हेन वी फाइंड एनी मूवमेंट वी से इट्स पोलर मॉलिक्यूल, वी से इट्स पोलर मॉलिक्यूल। और वाटर, वाटर क्या था? वाटर था पोलर। और हम यही चीज तो कह रहे हैं, वाटर में भी आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो, करके देखेंगे बाद में। अब यहाँ पे देखो, लोन पेयर मूवमेंट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर मूवमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर लग रखे हैं और यहाँ पे लोन पेयर यहाँ इसकी साइड खींच रहा है। आप यहाँ पे देखो, जो लोन पेयर है इसके पास भर के एक ही जगह पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसकी जो म्यू है ना वो ज्यादा होगी। एंड इनके पास डाइवर्सिफाइड है, यानी कि इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो है, एंड जो ये लोन पेयर है इसके पास भी दो है। पर जो ये लोन पेयर है इसके पास छोटी सी जगह पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वेयर एज Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, मैं मानते हैं हम इलेक्ट्रॉन है, बट कुछ कुछ उस N ने भी खींच रखा है, वेयर एज यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे भी वैसा ही है। तो अगर एक बॉन्ड पेयर खींचेगा लोन पेयर को, लाइक हम देख लेते हैं कि एक लोन पेयर ऐसे लग रखा है और एक नीचे ऐसे कुछ बॉन्ड लग रखा है, फॉर एग्जांपल बी एंड यहाँ पे कुछ ए था। तो आप देखो यहाँ पे कुछ इनके बीच में बॉन्ड है, तो ये भी उसको उतनी फोर्स से खींचेगा और ये भी उतनी, पर ऐसा नहीं होगा, उतनी से नहीं खींचेंगे ये थोड़ी कम, इसकी फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बटी हुई है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, इस कारण से ये इसको इधर खींच के ले जाएगा। एंड हम जो सोच रहे थे कि म्यू जीरो हो जाएगा, म्यू जीरो नहीं हो गया, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। आगे चलती है, आगे तो तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा PH3 कैसे काम कर रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो इस कारण से हमने ये देखो एरो का हेड यहाँ पे ज्यादा बनाया है, ये देखो एरो का हेड, यहाँ पे एरो का हेड ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे एरो का हेड ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे कम, थोड़ी और कम, यहाँ कम हो जाती है, और यहाँ पे एक ही जगह है कंसंट्रेटेड बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका म्यू जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? म्यू जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? देखो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रही, फोर्सेस जुड़ रही हैं, फोर्सेस आपस में जुड़ के धक्का मार रही हैं आगे। तो ऐसे सोचो ना कि एक बंदा इधर भाग रहा है, एक बंदा उसको इधर से भी धक्का मार रहा है, एक इधर से आके वो कह रहा है चल भाग तू, और एक तीन बंदे उसको पीछे से धक्का मार रहे हैं और वो खुद भी जोर लगा रहा है, तो अल्टीमेटली इनकी गाड़ी आगे ही जाएगी ना, पीछे तो जाएगी नहीं। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। तो ये पोलर मॉलिक्यूल इसको ही कहते हैं। एंड इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जीरो क्यों ही होगा? जीरो तो होगा जब उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही, पर इसकी तो मूवमेंट हो रही है ना, तो यानी कि अगर आप इसको वाटर से फ्लो कराते हो तो ये डिफ्लेक्ट होगा। आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हो। एंड इस चीज को थ्योरी में समझाने के लिए बहुत टाइम लगाया गया था, एंड इसको सोचना ही काफी एक अलग चीज थी कि इस तरीके से हम सोच सकते हैं इस चीज को, तो बहुत टाइम लगाया गया था इस चीज को सोचने में। तो भाई वही है कि पीटर डिवाइन ने काफी काम करा है इस चीज पे। Dipole moment could be calculated if there's no lone pair. Okay, तो bond pair moment is calculatable. Okay, तो कैसे करते हैं calculatable, हमें भी बताइए, देखते हैं। हाँ जी, तो डाइपोल मूवमेंट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सिंपल चीज है। डाइपोल मूवमेंट यानी कि म्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड्स।
बट यही है कि इसको कोई नहीं पूछने वाला, आपको कोई पेपर में नहीं आके पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट इसकी कितनी है। लाइक डाइपोल मोमेंट कुछ उसका कुछ यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी उसका यूनिट समझ लो कि डाइपोल मोमेंट पाइकोमीटर समझ लो, कुछ भी कि कितने पाइकोमीटर्स की डाइपोल मूवमेंट हो रही थी, तो कोई नहीं पूछेगा आपसे ये कितनी की हो रही होगी। तो इस पे कोई आपको ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि डाइपोल मूवमेंट ढूंढी जा सकती है कैसे। चार्ज, जितना चार्ज है उस वाले एटम पे, उसको मल्टीप्लाई कर दो तुम डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड से, यानी कि बॉन्ड लेंथ से। जैसे सिग्मा की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, पाई की थोड़ी कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं उनकी थोड़ी और कम होती है, बस दैट्स इट, वही चीज़ से। तो एक बारी छोड़ो तो टेल दी नेट डाइपोल मूवमेंट, इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी। तो सी एल इसको ये वाला सी एल इधर खींचेगा, ये सी एल इधर खींचेगा, ये सी एल इधर खींच रहा होगा और ये सी एल इधर खींच रहा होगा। तो आइडियली ये सी एल इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो डाइपोल मूवमेंट कितनी हो गई, जीरो हो गई ना। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। वेयर एज आप इसको चेक कर लो, इसको चेक करोगे तो एक एरो इधर बन रहा होगा, एक एरो इधर बन रहा होगा, ये लोन पेयर इसको इधर खींच रहा होगा, ये भी इधर खींच रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये मूव कर रहा होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रही होगी इसकी डाइपोल मूवमेंट। काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स भी हम कर सकते हैं इससे, कि किसी भी, अगर लेट सपोज आपको मैंने कोई स्ट्रक्चर दे दिया तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो एक्सपेक्टेड कैसा था, अगर हम PF3Cl2 का बनाए, PF3Cl2, हाँ अगर आप, ये क्या क्या हो रहा है मेरे बोर्ड को, हाँ PF3Cl2 का अगर आप बनाते हैं तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ बनेगा। और आप इसकी डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करो कैसे होती है। एक एफ इधर खींचेगा, एक एफ इधर खींचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एक एफ इधर खींचेगा, तो अल्टीमेटली ये कुछ इधर को मूव करना चाहिए। ओ सो सॉरी, बट ये एफ जो है ना ये पीछे की साइड है पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड है। तो यहाँ पे इसका जो भी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे कुछ दे दिया, ऐसे नहीं, थोड़ा और अलग तरीके से इसको थोड़ा सा इधर करो। लाइक एक ट्राइंगल का वो 120 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हर किसी में 120 का एंगल बन जाए। हाँ ठीक है, तो ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, और ये इधर खींच रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये लोग कहीं भी नहीं जा पाएंगे, तीन लोग एक दूसरे को 120 डिग्री में एंगल पे खींच रहे होंगे तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो इनकी नेट डाइपोल मूवमेंट थी, एक्सपेक्टेड थी कि वो जीरो आएगी, यानी कि अगर इसको चार्ज रॉड के पास लेके जाया गया तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट वेयर एज ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस कारण से हमने इसकी डाइपोल मूवमेंट पे थोड़ी और स्टडी करी दोबारा से, और इसको इस तरीके से बनाया कि इसका लाइक रियल स्ट्रक्चर आप, हमने कहा कि ये इस तरीके का हो सकता है। तो डाइपोल मूवमेंट आप ऐसे ही देख सकते हो, लाइक एरोस वगैरह बनाओगे तो समझ जाओगे। सो हमने इनके कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। तो PF3Cl2 का अगर हम बात करें तो ये वाला F इसको कैंसिल कर देगा, एंड जो इफेक्टिव होगा ये होगा। तो यानी कि डाइपोल मूवमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो कुछ हो जाएगी। आगे बात करते हैं PF5 की। तो ये इसको कैंसिल कर लेगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, एंड ये इसको। तो अभी आप कहोगे कि ये तो आगे बढ़ना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि ये प्लेनर थोड़ी ना है। प्लेनर यानी कि मैं एक ज्योमेट्री पे एक तो लेक्चर लेना चाहता हूँ, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा उस पर। ज्योमेट्री पे लेक्चर लेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये लोग ना एक इक्वी डिस्टेंस पे है, कोई तुम्हारी स्क्रीन के आगे निकल रहा होगा, कोई तुम्हारी स्क्रीन के पीछे की साइड से निकल रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये लोग बैलेंस आउट हो जाते हैं, समहाउ ये बैलेंस आउट हो जाते हैं, एंड इनका जो म्यू होता है वो इक्वल टू जीरो निकलता है। वेयर एज इसका भी वैसे ही म्यू इज इक्वल टू जीरो ही होता है। बट आप यहाँ पे इसका चेक करोगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आप मान सकते हो। तो जिसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि वो पोलर होने वाला है, तो ये पोलर है एंड ये भी पोलर है, तो ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ओके, तो आप इनको भी खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इनका भी करना। चलिए आगे देखते हैं।
वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका लाइक आपको समझो इस चीज को, बाकी समझ जाओगे, आसान है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। हमारे डाइपोल कैसे होते हैं? हमारे डाइपोल ऐसे ही होते हैं ना कि किसी साइड एक डेल्टा प्लस होता है, किसी साइड एक छोटा सा डेल्टा माइनस होता है। ऐसे ही तो हम अपनी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कुछ उसने अट्रैक्शन कर ली, कहीं से थोड़ी सी रिपल्शन हो गई। तो एक ये कंपाउंड है, और एक आप यहाँ पे देखो H एंड F। तो अगर ये अपने जैसे एक और कंपाउंड को मिलेगा, तो जो F है वो H के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव है और इसके पास एक पॉजिटिव है। तो यानी कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी इनके बीच में। तो जो अट्रैक्शन होगी उसी को हम कह देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये भी एक डाइपोल है एंड ये भी एक डाइपोल है, तो हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी कि डाइपोल और डाइपोल आपस में जब इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे एक और आने वाला है। तो ये तो अपना है सिंपल डाइपोल। डाइपोल आप समझते हो ना कैसा होता है? डाइपोल अपना सिंपल वैसा ही होता है कि एक ए है, उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज, छोटू प्लस का चार्ज छोटा सा, उसके साइड में एक बी है, उसके पास छोटू एक माइनस चार्ज। बट वेयर एज इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, आपको ये समझना होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची इससे। हमें चीज़ों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ से सोचना होगा, ना कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरफ से। तो आप, और एक हमारे पास सिंपल है, सिंपल बॉन्ड जो शेयरिंग कर रहा है, ना वो किसी से कुछ छीन रहा है और ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी से छीन रहा है, बस मिल बांट के वो काम चला रहे हैं। ये लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप समझ सकते हो, बहुत आसान है। कि ये देखो, यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ी कम है। और जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बराबर है और वो भी नेगेटिव है, तो ये पता है क्या करेगा? ये इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये भी इतनी बड़ी, बट कंपैरेटिवली ये ज़्यादा हो जाएगी उससे। ज़्यादा ना हुई तो इक्वल जब होगी ना, तो ये इसको ये देखो, ये नेगेटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगी। तो अल्टीमेटली जो ए और बी जो शांति से बैठे थे, अब ए की तरफ से थोड़ा सा रिपेल आ जाएगा। किसके कारण आ जाएगा? इस इंसान के कारण ए को थोड़ा रिपेल मिल जाएगा एंड इसकी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, इसकी तरफ भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। तो यानी कि इसके ऊपर एक डेल्टा प्लस आ जाएगा एंड इसके ऊपर एक डेल्टा माइनस आ जाएगा। एंड जब ऐसा कुछ होगा तो डेल्टा प्लस एक बी माइनस के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहा होगा, एंड उसी को हम कह देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कैसे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि एक डाइपोल था, उसने दूसरे इंसान को, दूसरे एक सिंपल बॉन्ड को इंड्यूस्ड कर दिया, उसको प्रभावित कर दिया अपनी फोर्स लगा के। समझ रहे होगे आप? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, छोटी सी बात थी, बिल्कुल ही छोटी। अगर तुम मेरे से अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। तो अब देखते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होती है। आयन इंड्यूस्ड यानी कि एक प्रॉपर आयन है हमारे पास। आयन यानी कि ये देखो, ए माइनस वाला आयन, कोई भी आयन हो सकता है, आयन जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। वेयरएज एक डाइपोल जो है हमारा, डाइपोल के पास क्या होता है? एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है, इसके साइड कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसके साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये लोग आपस में कुछ इंटरेक्शन करेंगे, करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो करना तो पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जब इन्होंने इंटरेक्शन करी तो इनका नाम हो गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन के बाद आना था, ये यहाँ पे नहीं आना था, ये यहाँ पे आना था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसी को कह देता आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो लंदन फोर्सेस समझो, ये वाला इस पे तो क्वेश्चन भी आ जाते हैं एंड काफी फैसिनेटिंग है, तगड़ा लगता है मेरे को, ऐसे देख के बढ़िया लगता है ये तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो
हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, कभी यहाँ हो गए, कभी यहाँ हो गए। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि एक बॉन्ड बन रखा है, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। जब एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, फिर कभी ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक टाइम आता है, वो क्या टाइम आता है? वो टाइम आता है कि जब यहाँ तो सेम ये लोग एक दूसरे से दूरी होते हैं, वेयर एज इस साइड, एक साइड को दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह आ जाते हैं, तो डायरेक्टली उस टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही क्लाउड के साइड में होंगे, देखो एक ही क्लाउड के साइड में है ना, एक पर्टिकुलर टाइम आया जब ये दोनों यहाँ पे थे, तब एक शेयर्ड पेयर को वो डिस्टॉर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, डिस्टॉर्ट कर दिया इन्होंने एक शेयर्ड पेयर को, एंड इन्हें वही कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसे डिस्टॉर्ट कैसे करा? डिस्टॉर्ट कर दिया कि यहाँ पे प्रॉपरली बटी हुई थी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे ही ये दोनों यहाँ पे आए, दोनों के पास एक नेगेटिव, इसके पास भी एक नेगेटिव, भर के इसने नेगेटिव का चार्ज इसके ऊपर फेंका, और ये भी नेगेटिव था, तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक झटके में यहाँ चली गई सारी की सारी। इस तरीके से कुछ बॉन्ड दिखने लग गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे कुछ दिखने लग गई, तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इन्हें आगे कहा जाता है कि लंदन फोर्सेस इन्हें कहा जाता है। तो आई होप तो आपको समझ आ रहा होगा। तो लंदन फोर्सेस बनेगी या नहीं, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एंड इस पे क्वेश्चन पता क्यों आता है? क्योंकि ये काफ़ी ऐसे फैसिनेटिंग सी चीज़ लगती है कि एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे होते हैं, तो हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा होता ना, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो लंदन फोर्सेस जो होती है, लंदन फोर्सेस बनेगी या नहीं, इन पे ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंटरैक्टिव सरफेस एरिया, साइज, वेट, नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि लंदन फोर्सेस होंगी या नहीं होंगी, कहाँ नहीं होंगी। एंड अभी मैं आपको इंटरैक्टिव सरफेस एरिया बताऊंगा, तो आपको तभी समझ आ जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिलेट होता है इससे। हाँ जी, हमने पिछले लेक्चर में मेल्टिंग पॉइंट करा था, सॉल्युबिलिटी करी थी, थर्मल स्टेबिलिटी करी थी, काफ़ी कुछ कर दिया था तभी। तो अभी इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपको बताऊंगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम सुनोगे ना, तुम्हें लगेगा कि इतनी तगड़ी चीज़ है ना ये, तो मतलब अच्छा लगता है इसको सुन के, अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सेटिस्फाइंग है इसको सुनना कि हाँ ऐसे होता है ये। बस हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्लाइड्स के बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो लंदन फोर्सेस के बनने के तीन कारण हो सकते हैं, तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, सरफेस एरिया, साइज, वेट एंड पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ओके जी, तो ये सभी फोर्सेस जब कंबाइन होती हैं, यानी कि हमने जो जितने भी पढ़े यहाँ पे पीछे फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, हाँ इतने सारे हमने पढ़ लिए ना, 4 पढ़ लिए मैं भी, हाँ जी। तो ये 4 जब मिल जाते हैं, 4 नहीं, इनमें से 3 ही मिलते हैं, 4 नहीं मिलते, तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो उन्हें ही हम कहते हैं कि ये वंडरवॉल फोर्सेस बन गई, वंडरवॉल फोर्सेस। इन सब का मिक्सचर जो होता है उन्हीं को कहा जाता है वंडरवॉल फोर्सेस। सो अब देखो यहाँ पे, हाउ बॉइलिंग पॉइंट डिफर्स इफ ब्रांचिंग इंक्रीज। अभी ब्रांचिंग क्या होती है, तो आप फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि ब्रांचिंग ऐसी चीज़ हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड बनाया, फॉर एग्जांपल सी बनाया, इसके साथ एक H लगाया, इसके साथ एक Cl लगा दिया मैंने, और अब मैं उस Cl के साथ एक और H लगा रहा हूँ, और उसके बचते हुए बॉन्ड के साथ फॉर एग्जांपल एक और Cl लगा रहा हूँ, लगा दिया मैंने किसी तरीके से। तो अब इसके ब्रांच बढ़ गई, ये देखो इसकी 2 ब्रांचिंग हो गई, यानी कि अब ऐसे हो जाएगी इसकी ब्रांचिंग, कुछ ऐसे समझ लो, जस्ट ऐसे, बट ऐसे होगी नहीं। अभी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट हाँ ऐसे बना नहीं सकते, बट हाँ आपको थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए मैंने इस ब्रांचिंग को बनाया है।
तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो यानी कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 3-4 डंडे हैं, 3-4 डंडे तुमने उनको एक साथ जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। तो इनका तुम जब इसको ग्राउंड पे रख दिया तुमने, जमीन पे, तो अब तुम जमीन पे रख दिया तो ये ज्यादा जगह घेर रहे होंगे। तुमने इनको अभी इनकी ब्रांचिंग करने की कोशिश करी कि भाई एक मैं इधर जोड़ दूंगा, एक इधर जोड़ दूंगा, एक इधर जोड़ दूंगा, और एक ना एक का मुंह ऊपर की साइड कर दूंगा, ऊपर की साइड, ऊपर आसमान की साइड। तो अब तुमने इसको ग्राउंड पे रखा तो मुझे नहीं लगता कि भाई एरिया कम लगेगा इनको रखने का, यहाँ पे एरिया ज्यादा लग रहा था। तो इसी को तो कहते हैं इंटरैक्टिव सरफेस एरिया, कि कितना सरफेस एरिया इंटरैक्ट कर रहा है उस चीज से, मतलब कितना सरफेस एरिया जो है वो उन ब्रांचेस से इंटरैक्ट कर रहा है और कितना नहीं कर रहा। मतलब अगर ज्यादा कर रहा है तो यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होने वाला है। सो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, इंटरैक्टिव सरफेस एरिया कम होता जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम होता जाएगा, पहली बात मन में ये आती है, तो समझोगे, अभी तुम समझोगे। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 4 डंडे थे, तुमने उनको सीधा सीधा लगा दिए, जैसे मैंने एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, 3 लगा दिया मैंने। ओके, तो उनको जब मैंने जोड़ा तो फॉर एग्जाम्पल ये एक CH3 था, ये भी CH3 था, ये CH3 था, ये भी CH3 था, जस्ट एज्यूम कर लो इस चीज को। तो जब यहाँ पे हम इनको लाइक शो करेंगे, मैंने इनको शो करा लाइक ड्रॉ करके इनको शो करा ऐसे, तो अब तुम्हें नहीं लगता कि इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी आपस में, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे के पास पास है, पहली बात, ये इसके पास है, ये इसके पास है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती है इंटरेक्शन की। सोचो ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये इससे इंटरेक्शन करेगा, इससे करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, एंड इससे भी, एंड इससे भी, तो कितने लोगों से ये इंटरेक्शन कर रहा होगा सोचो। एंड समहाउ आप लाइक इसको मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, बट वही है कि ऑर्गेनिक अभी हमने पढ़ी नहीं है। तो ये लोग पास पास ही होते हैं, मतलब कितना ही दूर, इतना ही डिस्टेंस है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना डिस्टेंस है, या मैक्सिमम मैक्सिमम इतना है, इससे ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है। बट वेयर एज जहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है तो ये चीज लेट सपोज कि ये ऊपर की तरफ उठ गई, आसमान की तरफ, ऐसे आसमान की तरफ, ये लोग तो लेट रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन होतेगी, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ये देखो इनके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है ना ये, फॉर एग्जाम्पल इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है, हम एक की बात कर रहे हैं अभी, ये लोग तो आपस में बहुत सारे कर रहे होंगे। तो इसका एक न्यूक्लियस है, इसका एक न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, वेयर एज इसके ऊपर भी कर रहे होंगे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, एंड इसके भी, एंड वेयर एज यहाँ पे भी, पर इसके भी कर रहे होंगे, ठीक है हम मान लेते हैं इसके भी कर रहे होंगे, पर ये चीज जो है ये ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है, आसमान की तरफ, तो इनका डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अट्रैक्शन ही कम हो जाती है। तो जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो ये एक दूसरे से जुड़ के नहीं रहेंगे, इनको तोड़ना आसान होगा। बॉन्डिंग की तरह सोचो, बॉन्डिंग की तरह, केमिकल बॉन्डिंग की तरह सोचो इस चीज को, कि चीजें जुड़ी रखी हैं आपस में और इनको तोड़ना क्यों मुश्किल है, क्योंकि इनकी ब्रांचिंग जो है वो ज्यादा हो रखी है, और अगर ब्रांचिंग बहुत कम हो रखी है तो यानी कि ये आपस में अट्रैक्शन ज्यादा कर पाएंगे, यानी कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन अट्रैक्शंस को तोड़ने के लिए। समझ रहे हो कि अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, इस कारण से मुझे उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, और मुझे तो एटलीस्ट उनको बॉयल करना है, तो यानी कि अट्रैक्शन बढ़ी हुई है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारी होगी, बहुत ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट। वेयर एज अट्रैक्शन जहां पे कम होगी, जहां पे अट्रैक्शन कम होगी वहां पे कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, बहुत सारा आ गया होगा, मतलब इतना तो भाई वैसा ही है कि इतना तुम्हें वो सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान था ये। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मैंने दिखा रखा है कि H2 का बॉइलिंग पॉइंट He से ज्यादा है, यानी कि हीलियम, 2 हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट, एक दो हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट एक हीलियम से ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा है, देखो 2 हाइड्रोजन है,
दो हाइड्रोजन है आपस में जुड़े हुए हैं और इनका कुछ बॉन्ड बन रहा है, वेयर एज एक सिंगल हीलियम है जो किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर पा रहा है, जिसके पास कोई भी इंसान नहीं है, इसके पास सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन है, बट वेयर एज इसके पास इसके अपने भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसका भी अपना इलेक्ट्रॉन है, एंड ये लोग आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो इनकी शेयरिंग ज्यादा अच्छी होगी। ये बेचारा अकेला बैठा है तो इसकी शेयरिंग कम अच्छी होगी। किसके साथ ही शेयर कर लेगा ये, किसके साथ ही इंटरेक्शन हो जाएगी इस बंदे की। तो इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन आपस में ज्यादा होगी, इसकी अट्रैक्शन आपस में कम होगी। सो अभी यहाँ पे देखो आप, CH4 है और C2H6 है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ये क्यों कम है? सबसे पहली बात ये आती है, इसकी बढ़ क्यों रही है? अभी आप कहोगे कि ब्रांचिंग हो तो रही है, ब्रांचिंग, अरे ये ब्रांचिंग नहीं होती है, ये कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये अपने जैसे C&F लेके आ रहा है, तो ये लोग आपस में इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी करेंगे। तो इस कारण से ये जो सिंगल बैठा है इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने वाली है, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी। एंड वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, वही चीज, सेम चीज यहीं पे अप्लाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करो, आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। लाइक मेनली इसमें ये बताया जा रहा है कि डिस्टेंस के साथ कितने डिस्टेंस में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है। यानी कि अगर इतना डिस्टेंस है, 1/r वाला डिस्टेंस है, तो आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। अगर 1/r² वाला डिस्टेंस है तो आयन डाइपोल बॉन्डिंग हो रही है। वैसे ही आप देख पा रहे हो 1/r³, 1/r⁴, 1/r⁶ एंड 1/r⁶। तो डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल एंड लंदन फोर्सेस वाले, ये लोग सबसे ज्यादा वीकेस्ट होते हैं, वीकेस्ट, बिल्कुल ही वीकेस्ट। इनको तोड़ना बड़ा ही आसान होता है। तो इसको, डेटा को लिख लेना। तो हाँ जी, तो इसके बाद MOT शुरू करते हैं एंड आई थिंक सो फिर आगे देखते हैं। बट हाँ ठीक है, तो आपको हमने कितना कुछ कर लिया अभी। डाइपोल मैंने खत्म कर दिया, काफी जल्दी खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है। डाइपोल नहीं, मतलब तुम्हें वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाली चीजें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली चीजें मैंने पहले भी पढ़ा रखी है, तो तुम्हें वो वैसे ही नहीं लगेगी कि पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया इन्होंने। तो ठीक ठीक लगेगा तुम्हें। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में MOT के मिलते हैं।